मार्टिन सेलिग्मैन ने बेस्ट सेलर लर्न ऑप्टिमिज्म में कई प्रकार के आशावादिता की चर्चा की है। मार्टिन सेलिग्मैन के आशावाद पर 20 वर्षों का शोध तब शुरू हुआ जब उन्होंने पाया कि एक आशावादी व्याख्यात्मक शैली ने असहायता के खिलाफ काम किया। सेलिग्मैन ने पाया कि अक्सर प्रतिकूलता का सामना करने वाले लोगों के बीच अंतर पाया। जो लोग दृढ़ता रखते हैं वह बुरी घटनाओं और अच्छी घटनाओं की व्याख्या अलग से करते हैं। सेलिग्मैन ने पाया कि एक आशावादी व्याख्यात्मक शैली एक अंतर्निहित विशेषता नहीं है, बल्कि एक प्रशिक्षित कौशल है। लर्न ऑप्टिमिज्म नामक पुस्तक में सेलिग्मैन ने इसकी चर्चा की है। आशावाद का उपयोग एक व्याख्यात्मक शैली के रूप में किया जाता है। एक आशावादी व्यक्ति को यदि एक गिलास में आधा गिलास पानी दिखाया जाए तो वह उसे आधा भरा गिलास के रूप में बतलाएगा, न कि आधा खाली कहेगा। सकारात्मक मनोविज्ञान में आशावाद को एक लक्षण के रूप में अध्ययन किया जाता है। आशा और आशावाद दोनों हमारे संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं भविष्य के प्रति प्रेरक रुख का एक हिस्सा है, जो एक विश्वास का संकेत है कि भविष्य की अच्छी घटनाएं बुरी घटनाओं से बाहर निकल जाएंगी। पीटरसन एंड सेलिग्मैन 2004। रिक स्नाइडर होप थेरेपी के अनुसार आशा लक्ष्य निर्देशित विचारों की एक प्रक्रिया है जो दोनों विश्वासों को दर्शाती है कि व्यक्ति लक्ष्य को पा सकता है और किसी की कथित क्षमताओं एवं एजेंसी की सोच के आधार पर प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। डू बर्नार्डो और येंग 2015 के अनुसार आशा और आशावाद दोनों व्यक्तित्व के लक्षण हैं जिन्हें शारीरिक और मानसिक कल्याण से जोड़ा गया है। ऑप्टिमिज्म या आशावाद उस मानसिक स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति सर्वोत्तम फल की प्राप्ति के लिए आशावान होता है अथवा उम्मीद रखता है। दार्शनिक रूप में यह शब्द निराशावाद का विलोम है। आशावादियों में प्रायः यह प्रबल विश्वास होता है कि घटनाएं और लोग मूलतः अच्छे होते हैं, इस कारण अधिकांश परिस्थितियों में उत्तम फल ही प्राप्त होता है। मनोवैज्ञानिक और प्रसिद्ध आशावादी शोधकर्ता चार्ल्स स्नाइडर 2002 ने कहा है, एक इंद्रधनुष प्रिज्म है जो विभिन्न दिशाओं में बहुरंगी रोशनी के शॉक को भेजता है। यह हमारी आत्माओं को लिफ्ट करता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या संभव है। आशा वही है, मन का एक व्यक्तिगत इंद्रधनुष। स्नाइडर एट ऑल के अनुसार आशा एक सकारात्मक संज्ञानात्मक स्थिति है जो इन लक्ष्यों को पूरा करने के सफल लक्ष्य निर्देशित दृढ़ संकल्प और योजना की भावना पर आधारित है। दूसरे शब्दों में आशा एक व्यक्ति के वर्तमान लक्ष्य निर्देशित सोच के स्नैपशॉट की तरह है। लक्ष्यों की प्रेरित खोज और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपेक्षा को उजागर करती है। आशा या होप के बारे में स्नाइडर की होप थेरेपी 1991 के अनुसार उम्मीद या आशा एक जीवन शक्ति वाली मानव शक्ति है जिसमें 3 अलग अलग संबंधित घटक शामिल हैं। पहला है लक्ष्य सोच, जो
मूल्यवान लक्ष्यों की स्पष्ट अवधारणा है। दूसरा है रास्ता सोच। यह उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विशिष्ट रणनीति को विकसित करने की क्षमता है। तीसरा है एजेंसी की सोच या इंस्टीट्यूशन की सोच। उन रणनीतियों का उपयोग करने के लिए प्रेरणा शुरू करने और बनाने की क्षमता है। ऐसा देखा गया है कि आशा या होप अक्सर गरीबी, युद्ध, महामारी, अकाल के समय होती है। आशा जीवन के लिए उन्मुखीकरण को बढ़ावा देता है, जो परिस्थितियों के सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी एक ग्राउंडेड और आशावादी दृष्टिकोण की अनुमति देता है। आशा या होप के 4 उदाहरण हैं। पहला है यथार्थवादी आशा। यथार्थवादी आशा एक परिणाम के लिए आशा है जो उचित या संभावित है। विल्स, कॉट और गिब्सन 2008 के अनुसार इस अर्थ में कि पुराने दर्द से पीड़ित व्यक्ति दर्द में थोड़ी कमी की उम्मीद कर सकता है, यह जानते हुए भी कि दर्द का पूरी तरह ठीक होना असंभव है, अर्थात पूर्ण उन्मूलन अवास्तविक है। फिर भी होप या आशा रखता है कि वह ठीक हो जाएगा। इवेस के अनुसार निक्टर और रिटेन बौद्ध 2016 के अनुसार यथार्थवादी होने की उम्मीद का एक तरीका है जो सकारात्मक परिवर्तन की संभावना के प्रति खुलेपन को बनाए रखते हुए व्यक्ति को उनकी परिस्थितियों का निरीक्षण करने और समझने की अनुमति देता है। सेकंड पॉइंट में यूटोपियन होप आता है, जो कि आशा का यह तरीका है जो सामूहिक रूप से उन्मुख करता है कि सहयोगी कार्यवाही सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती है। वेब्स 1913 के अनुसार यूटोपियन होपर्स गंभीर रूप से वर्तमान की अपेक्षा करता है और एक बेहतर विकल्प की पुष्टि करने के लिए आशा से प्रेरित होता है। तीसरा पॉइंट है चुना हुआ आशा। इसके अंतर्गत होप या आशा न केवल हमें एक कठिन वर्तमान के साथ बल्कि अनिश्चित भविष्य के साथ जीने में मदद करता है। शारीरिक पीड़ा के अलावा एक गंभीर या टर्मिनल बीमारी का निदान, मनोचिकित्सक सिंड्रोम और संकट में एक प्रमुख योगदानकर्ता होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रियजन के बारे में दुख, मौत, भय और चिंताओं जैसी कई कारकों में व्यक्ति निराशा का अनुभव को महसूस करते हैं, परंतु आशा करने से वे इन तमाम तरह के मानसिक कष्टों और दुखों से निजात पा लेते हैं। चौथा तरह है पारलौकिक आशा। इसमें इवेस, निक्टर तथा रिटेनबर्ग 2016 के अनुसार पारगमन आशा या पारलौकिक आशा में 3 प्रकार की आशा सम्मिलित हैं, जैसे रोगी आशा, सामान्यीकृत आशा और सार्वभौमिक आशा। रोगी आशा एक तरह की आशा है कि सब कुछ अंत में अच्छी तरह से काम करेगा। सामान्यीकृत आशा एक विशिष्ट परिणाम की ओर निर्देशित करती है। यूनिवर्सल होप या सार्वभौमिक आशा भविष्य में एक सामान्य विश्वास और चुनौती के सामने निराशा के खिलाफ एक रक्षा का कार्य करती है। आशा या होप का तात्पर्य यह है कि कुछ अच्छा हो सकता है। यह उम्मीद ही आशा है।
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आशा रखने के 8 लाभ होते हैं। ऐसा देखा गया है अध्ययनों के अनुसार आशा के साथ बेहतर एकादमिक और एथलेटिक प्रदर्शन, अधिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण, बेहतर आत्मसम्मान और बेहतर पारस्परिक संबंधों के साथ सहसंबंध है। रेड एंड चेवेंस 2012 के अनुसार समय के साथ भलाई बढ़ाने से आशा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इरेज एंड इशेन 2002 ने पाया कि जो व्यक्ति अधिक आशावान होते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होने की उम्मीद करते हैं, वे भलाई की स्थिति का अनुभव करने की अधिक संभावना रखते हैं। तीसरा है उच्च आशा रखने वाले व्यक्ति को तनावपूर्ण स्थिति को धमकी देने के बजाय चुनौतीपूर्ण रूप से देखने की अधिक संभावना होती है, जिससे तीव्रता कम हो जाती है और तनाव के प्रसार में बाधा उत्पन्न होती है। लार्जर एंड लूनियर 1978। चौथा है पुरानी चिंता के विकास की बाधा के रूप में आशा को एक सुरक्षात्मक कारक माना जाता है। माइकल 2000 ने पाया कि आशा या होप काफ़ी चिंताजनक और नकारात्मक रूप से चिंता के साथ संबंध रखती है। होप या आशा एक प्रेरक कारक है जो लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में आने वाली बाधाओं के लचीलेपन प्रबंधन सहित दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में कार्रवाई शुरू करने और बनाए रखने में मदद करती है। उच्च आशा रखने वाले व्यक्ति अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। वे जानते हैं कि अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे और सफल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई रास्ते खोजने के लिए कई रास्ते बनाते हैं और आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। कॉन्टी 2000 ने इन बातों को कहा है। स्नाइडर एंड ऑल 2002 ने पाया कि उच्च आशा रखने वाले कॉलेज के छात्रों को उनके कम उम्मीद रखने वाले समकक्षी छात्रों की तुलना में स्नातक होने की अधिक संभावना थी। उन्होंने अध्ययन में पाया कि उच्च आशा रखने वाले छात्रों के 56.50% की तुलना में कम आशा रखने वाले छात्रों ने कुल मिलाकर 40.27% की दर से स्नातक किया। आशा या होप सकारात्मक रूप से समग्र जीवन में संतुष्टि के भाव से संबंधित है। व्यक्ति अपने जीवन की संतुष्टि तब पाता है जब वह एक सकारात्मक आशा के साथ आगे बढ़ता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है। आशा या होप भविष्य के प्रति अपनी अंतर्निहित अभिविन्यास के साथ व्यक्तियों को उन पर लगाए गए किसी भी सीमा की परवाह किए बिना जीवन में उनकी सकारात्मकता भागीदारी को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। यह पाया गया है कि आशा एक चिकित्सा प्रणाली के रूप में भी कार्य करता है। इससे नकारात्मक लक्षणों को कम किया जा सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और प्रभावी जीवन में सुधार होता है। आशावाद और स्वास्थ्य एक दूसरे से संबंधित हैं। आशावाद स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिप्रेशन, हृदय रोग, स्ट्रोक आदि कई भयंकर बीमारियों में अस्वस्थता से स्वस्थ होने में आशावाद और स्वास्थ्य के बीच का सहसंबंध गुणांक 0.20 और 0.30 के बीच है। आशावाद और स्वास्थ्य के बीच के संबंधों का अध्ययन शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। शोध अध्ययनों में पाया गया है कि संधिशोथ, अस्थमा और फाइब्रोमाइगिलिया से पीड़ित लोगों में आशावादी निराशावादियों की तुलना में
दो समूहों के बीच मनोवैज्ञानिक कल्याण में अंतर के बावजूद कोपिंग रणनीति के कारण दर्द उन्मूलन की अधिक संभावना नहीं थी। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि आशावाद मनोवैज्ञानिक कल्याण से भी संबंधित है। दूसरे शब्दों में, आशावादी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी कम परेशान होते हैं और ऐसी परिस्थितियों से जल्दी उबर जाते हैं, जबकि निराशावादी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में बहुत परेशान रहते हैं और उबरने में कठिनाई होती है। आशावादी व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल करने के लिए ज़्यादा सक्रिय होते हैं और रचनात्मक कदम उठाते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि आशावादी व्यक्ति तनाव में नहीं घबराते हैं। उनमें कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन का निम्न दबाव देखा गया है। कॉर्टिसोल एक तनाव हार्मोन है। एक अन्य अध्ययन में यह पाया गया है कि कई रोगियों को स्वस्थ होने तथा रिकवर होने में आशावाद का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सारे रोगियों की सर्जरी हुई थी। 6 महीने के बाद फॉलोअप में यह पाया गया कि आशावादी रोगी सामान्य गतिविधियों जैसे बिस्तर पर बैठना, चारों ओर घूमना आदि को फिर से करना जल्दी से शुरू कर दिया। अब तक के शोधों से यह पता चला है कि आशावादी लोग को समय के साथ कुछ बीमारियां होने या कुछ बीमारियों के विकसित होने की संभावना कम हो जाती है। सहसंबंध की व्याख्या करते हुए शोधकर्ताओं ने पाया कि आशावादी लोग स्वस्थ जीवन शैली चुनते हैं। आशावाद संप्रत्यय सकारात्मकता से जुड़ा हुआ है। यह सकारात्मक रूप से जीवन की संतुष्टि और खुशी से जुड़ा हुआ है। स्वस्थ जीवन शैली के अंतर्गत कम धूम्रपान करना, अधिक शारीरिक रूप से सक्रियता या क्रियाशील होना, फल, सब्जियों और साबुत अनाजों की रोटियों का अधिक सेवन करना, दूध, दही और अन्य स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों का सेवन करना तथा शराब का सेवन नहीं करना आदि शामिल है। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा किसी व्यक्ति के आशावाद के स्तर में परिवर्तन लाया जा सकता है, अर्थात व्यक्तियों को नकारात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक दृष्टिकोण में बदला जा सकता है। सकारात्मक लोगों के साथ आसपास के लोग भी आशावादी हो जाते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान में सीखा गया आशावाद की भी धारणा है, जो यह मानता है कि आनंद एक प्रतिभा है और इसे बढ़ाया जा सकता है और विशिष्ट कार्यों के माध्यम से इसे प्राप्त भी किया जा सकता है। आशावाद और मनोवैज्ञानिक कल्याण पर कई अध्ययन किए गए हैं। एस्पिनवॉल और टेलर 1990 के अनुसार उनके द्वारा किए गए अध्ययनों में पाया गया कि आशावाद आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण आदि व्यक्तित्व के कारकों का आकलन किया और यह पाया कि नए छात्र जो आशावाद पर उच्च अंक बनाए, जबकि अन्य निराशावादी अधिक थे और मनोवैज्ञानिक संकट का अनुभव कर रहे थे। समय के साथ अधिक आशावादी छात्र कम तनावग्रस्त हुए और कम अकेलापन महसूस किया और कम उदास हुए, जबकि उनके निराशावादी समकक्षी छात्र इन मानसिक संकटों को अधिक महसूस किया। इस प्रकार यह अध्ययन आशावाद और मानव कल्याण, मनोवैज्ञानिक कल्याण के बीच एक मजबूत कड़ी आशावाद को विकसित करना है। यह अतीत को स्वीकार करने और पल की सराहना करने तथा भविष्य को अवसर के स्रोत के रूप में देखने के अभ्यासों के द्वारा विकसित किया जा सकता है।